नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने समस्त भारत में और अपने सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता के वातावरण को लाने के लिए सतत यत्नशील है, प्रयत्नशील है, कोशिश कर रहा है, अभियान चला रहा है। अभी फिलहाल जो सीमित साधन है सोशल मीडिया का, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, और जब इसके लिए कोशिश कर रहा है तो सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि इसमें जो भारतीय एकता के शत्रु हैं विभिन्न रूपों में वो सरफेस पे आ गए हैं और कई पाखंडी रूप धारण करके, और जब उस परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे अवाम से मुतल्लिक, हमारे मुल्क से मुतल्लिक जो मुद्दों को देखा जा रहा है, तो लोग कहते हैं कि हमारा ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत बगिया है। इस बगिया को तबाह करने वाले और कई रूपों में और पाखंडी और घातक विचारों से और दुष्प्रचार से इसको तबाह करने में लगे हुए हैं। और भारतीय अवाम ताकत दल, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी एंकर हो, उसके प्रति जो है उस पर कोई टिप्पणी करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ भारतीय अवाम ताकत दल उनके वक्तव्यों से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मैंने उस मानसिकता का परिचय करवाता है कि कैसी हमारी खतरनाक देश विरोधी, भारतीय समाज विरोधी वो विचार पाले हुए हैं और इस वातावरण में को प्रदूषित कर रहे हैं और इस वातावरण को जहरीला वो बना रहे हैं। जैसे बात भारतीय अवाम ताकत दल भारतीयता आधारित एकता की करता है। जो लोग जातिवाद चला रहे हैं, जो लोग जो है सांप्रदायिकता चला रहे हैं, भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि से समाज को बांट रहे हैं, और उनके सिपा सालार जो है पत्रकार, वो कह रहे हैं कि भारतीय एकता से लोकतंत्र को खतरा है, तो उनको कई बार, ऐसी मानसिकता वालों को कई बार बोला गया है कि हाँ, जरूर समाज को तोड़ करके जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर
भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, इस प्रकार और भी जहरवाद के आधार पर जो इस तरह का जिसको कि लोकतंत्र का नाम ये सब दे रहे हैं, यानी इस तरह के पत्रकार, अब वो पत्रकार जो है ये इन्हें दो खेमों में बटे हुए हैं। एक जो है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी के जो है वो उनका जो चमचा गिरोह है वो, और एक जो है मोदी के अंधभक्तों का जो गिरोह है। तो दो तरह के पत्रकार हैं। ये दोनों की मानसिकता ये है कि इनकी भारतीय आवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता के आधार पर जो एकता ही नहीं, भारतीयता आधारित आपसी एकता है, आपसे भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, और जो है वो आपसी श्रद्धा है, आपसी माने वो स्नेह है, आपसी प्रेम है, आपसी इखलाक मोहब्बत, सभी कुछ भारतीयता आधारित। तो ये दोनों के दोनों जो पत्रकारों का जो गिरोह है वो ये कह रहा है कि इससे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बात सही है। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय सभी आदरणीय भारतीय अवाम इसी को गौर से देखे कि जिस लोकतंत्र की ये बात करते हैं, जो कि जातिवाद के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर और कई जहरवाद, जो पैसे पर जो खरीदी जा रही है, बाहुबल के आधार पर जो है वो छीना जा रहा है, चुनाव में धांधली करके जो है वो छीना जा रहा है, और फिर हमारे समाज में नफरत फैला करके, दंगे करवा करके, तनाव पैदा करके, और हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके। जबकि तथ्य यह है कि भारतीय संविधान ने और हमारे उन अमर शहीदों ने, अमर शहीद से मतलब हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के वो अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू तक, जिनकी कुर्बानी शहादत के ही बदौलत इस देश को आज़ादी मिली, उनका भी पैगाम था कि हम सभी एक है, सभी भारतीय हैं। उस पैगाम और जो संविधान ने कहा कि हम भारत के लोग, और जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, उसके बावजूद भी इस समाज को बांट करके पैसे के बल पर, बाहुबल के आधार पर, नफरत के आधार पर, तनाव के आधार पर जिस लोकतंत्र को ये चला रहे हैं, और जिस लोकतंत्र के ये पोषक हैं, ये पत्रकार जो है, ये लुटियन पत्रकार और मोदी का अनुभक्त पत्रकार, ऐसे लोकतंत्र को जाना ही जाना है, खतरा नहीं है। ऐसे लोकतंत्र की स्थापना होनी है जिसमें जनता की भावनाओं का परिलक्षण हो। तो ऐसे लोकतंत्र में तो जनता की भावना का तो परिलक्षण तो है ही नहीं। जितने भी ये तिकड़मी, सामंतशाही, समाज में तनाव पैदा करने वाले, भेद विभेद पैदा करने वाले ऐसे तत्वों का वर्चस्व है इस लोकतंत्र में। तो संक्षेप में ये बताना जरूरी है कि ऐसे लोकतंत्र को जाना ही जाना है, और इन पत्रकारों को इसी लोकतंत्र की चिंता है। इसी को कहते हैं कि ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो खत्म तो होना ही है इसको। मैं तो एक छोटा सा, हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह हैं, इन्होंने इन ताकतों की पहचान कर ली है। जैसा कि कई बार इसी YouTube के माध्यम से हमारे शहीद आजम भगत सिंह का वो पैगाम जो कि उन्होंने उस किताब में कि भाई मैं नास्तिक क्यों बना, भाई आई एम एथिस्ट में लिखा है कि हम अपनी जान दे करके, हम अपनी कुर्बानी दे करके इन गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन इस देश की जो काले अंग्रेज हैं, जो इन्हीं गोरे अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लेकर के
जो है इस देश के लिए बहुत खतरनाक और उनसे भी खतरनाक जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि का हमारे हमेशा इस समझ को बांटते रहेंगे और उसी देश विरोधी गतिविधि के आधार पर वोट सत्या हथियाने की जो है वो कोशिश करते रहेंगे। तो इनको समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने हम पर और आगे आने वाली पीढ़ियों पर दे रखी है। तो हम तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की दी हुई ताकत के आधार पर ये कह रहे हैं कि सभी जो है काले अंग्रेज हैं। तो इनका इन काले अंग्रेजों का विनाश बहुत जरूरी है। और जब विनाश जब विनाश की बात की जा रही है तो उनको शारीरिक रूप से नहीं, फिजिकली नहीं, तलवार बंदूक तोप से नहीं, बल्कि जो विचार हैं उनका नाश करना है, फिजिकली कुछ नहीं। तो विनाश तो होना ही है। इस देश में एक जो है जो जिस लोकतंत्र को होना चाहिए, जिस स्वरूप में होना चाहिए, जिस नेचर में होना चाहिए, और अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए इस खूबसूरत बगिया को बचाने के लिए जरूरी है। तो वो भी स्पष्ट हो ले, ये मोदी के अंधभक्त भी स्पष्ट हो ले, और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी इस बात में स्पष्ट हो ले कि इस तरह का लोकतंत्र का नाश होना ही होना है। और इस बगिया को नष्ट करने के लिए दो तीन तरह की मानसिकताएं बड़ी घातक चल रही हैं। भारतीय जनता दल जो बता रहा है, एक वो कि साहब जरूरत, देखिए जबकि जरूरत इस बात की है कि जो भी इस भारत में आ गया, अब बस गया, इस देश को, इस मिट्टी को अपना वतन समझा और इसी में जन्मा, इसी में खप गया, वो सब इसी देश का हो गया, भारतीय है। लेकिन उसमें भी भेद विभेद पैदा करने के लिए मुगलों ने क्या किया, औरंगजेब ने यह किया, और वो भी छोटी छोटी कहानियां ला करके हमारे लोग कहते कि हमारी ये खूबसूरत बगिया है, उसको तबाह करने पर लगे हुए हैं। और उसी की प्रतिक्रिया में कुछ तत्व, मैंने कहना गलत नहीं होगा, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि यानी इस देश के जो आदर्श हैं, और जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस हैं, गुरु नानक जी हैं, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, इनमें उनको कोई आदर्श नहीं दिखता है। और स्वामी विवेकानंद हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जैसे मैंने बताया, हमारे जैसे मान लीजिए कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है, तो इसमें अधिकांश तबका 95, 96 या 98 मान सकते हैं, वो तबका जो है इसमें विश्वास करता है कि हमारे देश के जो आदर्श हैं, जो कि साझी सोच वाले हैं, जो मैंने अभी बताया है, रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास, गुरु नानक जी, सूफी संत, रविदास, स्वामी विवेकानंद इत्यादि, ये इनको आदर्श मानते हैं, और बाबा साहब भी। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इनमें विश्वास नहीं करते हैं। वो काबा शरीफ से लेके चले आएंगे, सऊदी अरेबिया से लेके चले आएंगे, टर्की से लेके चले आएंगे। तो एक तो वो, और दूसरे जो है इस हमारे वर्तमान को तबाह करने के लिए भूतकाल की बातों को, और भूतकाल के वेंडेटा या वेनेजियंस एंड बदले की भावना से कि अब हमारा वक्त है तो हम वो बदला लें, तो हमेशा जो है आक्रमण करना और नीचा दिखाना। कोई तो जो है बड़े फुहड़ शब्दों में
और कोई कोई मुलम्मेदार अल्फाजों में। ये चल रहा है, ये एक तरह की तो ये ताकतें हैं। और हर चीज में वो हिंदू मुस्लिम करने। भारतीय जनता दल का कहना है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको ठीक से पहचाने कि ये कितनी खतरनाक जो है वो ये सब ट्रेंड है, प्रवृत्तियां हैं। हमारा मुल्क इन ताकतों के रहते हुए और नफरत फैलाने का एक बाजार चल पड़ा है। तो इन सब बातों के रहते हुए हमारा मुल्क जो है, हमारे ये खूबसूरत बगिया, और जिसको कि साझी सोच के आधार पर, साझी जो है संस्कृति के आधार पर, कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग और कंपोजिट जो हमारी जो एकता है, भाईचारा है, इखलाक मोहब्बत है, इसको तबाह करने पर ये सब लगी हुई है। भारतीय जनता के दल ने बताया है, ऐसी सोच वालों को कुछ जवाब भी दिया है, उनको, लेकिन लग रहा है कि वो जवाब से मानने वाले नहीं हैं। जैसे मान लीजिए औरंगजेब के पीछे बहुत वो पड़े रहते हैं, औरंगजेब ने ये किया, वो किया, और उसकी तब जाइए उनके कि औरंगजेब से नफरत क्यों है, तो बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने जो उसके 3 भाई थे, शुजा था और ये था दारा शिकोह था, जो है उनको मरवाया और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। सवाल इस बात का है, सत्ता पाने के लिए या सत्ता का जो नशा होता है, और सत्ता एक ऐसा एक ऐसा पिशाच है, एक ऐसा शैतान है, जब वो सवार हो जाता है जिस किसी के ऊपर जो है, तो फिर कोई सगा भाई हो, सगा पिता हो, सगे और उसकी पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, ये नहीं दिखाई पड़ता है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। यही जो है वो संजय गांधी की जो हत्या है, बार बार ये बात आ रही है कि उसको मरवाने वाले उसकी माँ थी, इंदिरा गांधी थी। अब तो ये भी आ रहा है कि भाई जो राजीव गांधी की हत्या हुई, जरा सोचिए, हम आरोप नहीं वो लगा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जो राजीव गांधी की हत्या हुई और जो उस कांग्रेस पार्टी का सर्वा था, हालांकि उसमें वो जो है विपक्ष में था, तमिलनाडु में कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता उसके साथ नहीं था। तमिलनाडु में भी उसके जो प्रमुख नेता थे, जी.के. मूपनार और जयंती नटराजन उसके साथ नहीं थी। और इस प्रकार जो है उसको एक मानव जो है बम के द्वारा जो है वो के विस्फोट के द्वारा, और उसके शरीर, उस राजीव गांधी के शरीर के चिथड़े हो गए थे, उसकी पहचान तक नहीं हो रही थी। जूते से उसकी पहचान हुई, और उसके जो शामिल थे उसमें, उसके लंबी उसकी कहानी है। उसको छुड़ाने के लिए खुद सोनिया गांधी और ये राहुल वगैरह जो, हालांकि प्रियंका के विषय में बताते हैं, प्रियंका एक बार मिली थी इसे नलिनी से, तो बार बार मैं एक ही सवाल कर रही थी कि बताइए इसका मास्टरमाइंड कौन है, वो पूछ रही थी। तो शायद प्रियंका का, और एक और प्रियंका, दूसरी ओर जो है राहुल और सोनिया, तो वो जो हत्या में जिनकी मुख्य भूमिका थी, उनके प्रति एक दिखावी यानी हमदर्दी का नाटक करते हुए उसको बचाने की कोशिश जो है ये सोनिया और राहुल कर रहे थे, और मोदी जी उल्टा उसको फंसाने और जो है जेल में डालने की कोशिश कर रहे। तो यहां तक है सत्ता का जो है जो अंधापन।
लेकिन इसके लिए एक मानसिकता, सिर्फ चूंकि वो इस्लाम आस्था का है तो उसको सिंगल आउट करना, उसी को उसी पर ये चिपका देना। और भी उदाहरण है इतिहास में। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको उसका सेनापति ही मार करके, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसका माने मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ को उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार करके खुद शासक बन गया और उसने शुंग वंश चलाया। ये क्या बताइए ना। और खुद अशोक के विषय में ये भी तथ्य है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब वो सम्राट बना था। कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, तब इसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। अच्छा, और माने चंद्रगुप्त मौर्य के माने वो 3-4 पीढ़ी पहले अजातशत्रु अपने पिता को मार करके वो सम्राट बना है। जिस राणा प्रताप का ये जिक्र करते हैं, और राणा प्रताप पूजनीय है, सम्माननीय, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसी राणा प्रताप के खानदान में राणा प्रताप मतलब कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह महज जो जब 6 महीने के थे, तो एक शक्ति सिंह था। तो वो अपने सत्ता के रास्ते में जिस किसी को भी मैंने समझा हो, किसी को उसने बख्शे नहीं, तलवार से वो काटता गया। अंत में उसको पता चला कि अभी वो उदय सिंह है जो है वो 6 महीने का बच्चा है, उसको भी बड़े मैंने वो उसे ढूंढ रहा था। तलवार जो है वो खून से लथपथ तलवार लिए। वो तो उदय सिंह को पालने वाली जो एक दासी थी पन्नाबाई को जब पता चला, तो उदय सिंह के जगह उसने अपने उतने ही 6-7 महीने के बच्चों को लिटा दिया और उदय सिंह को छिपा दिया। और जब शक्ति सिंह आया जो है खून से लथपथ तलवार लिए हुए, तो पन्नाबाई ने बगैर कुछ बोले जो उसी को इशारा कर दिया। पन्नाबाई के सामने ही पन्नाबाई के 6-7 महीने बच्चे के उसने शक्ति सिंह ने उसको उदय सिंह मानते हुए 2 टुकड़े कर दिए। ये सब कुछ इतिहास में है, लेकिन एक तरफा जो है ला करके इस समाज में भेद नफरत जो है वो फैलाने का जो इस तरह से जो साजिश चल रही है हमारे देश को कमजोर करने की, यह हमारे देश को बर्दाश्त नहीं है। 15-20 साल पहले इसी नेपाल में जो क्षत्रियों का राजघराना था, जो कि उन्हीं के शासन चलता था नेपाल में, आपस में ही इतनी मारकाट हुई कि मुश्किल से 2-3 लोग बच गए। वो क्या था? तो इसलिए समझने की जरूरत है, और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम इस बात को समझती है कि सत्ता सत्ता का शैतान जिस पर सवार हो जाता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके लिए एक पंथ विशेष के लोगों को निशाना बनाना, और खास करके ऐसे माहौल में जिसमें एकता और भावनात्मक एकता की सख्त जरूरत है, ये सब कर रहे हैं। और ये सब में इतने क्या करने लगे कि देश विरोधी मैंने हैं, इनकी प्रवृत्ति जो है उसकी आड़ क्या लेते हैं? सनातन। बार बार बताया गया कि ये सनातन के हितैषी नहीं है। जो सनातन का नाम लेते हैं ना, वो सनातन के हितैषी नहीं है। सनातन के बड़े खतरनाक शत्रु हैं सब।
और सनातन को अपना ढाल बनाते, अपने तर्कों का वो ढाल बनाते। ऐसे ही तत्वों ने हमारे हिंदू सनातन को तबाह किया हुआ है, उसको तबाह किया हुआ है। और ये सब हमेशा ये इस तरह के लोग जो है वह सामंतशाही सोच के होते हैं और पूरे सिस्टम पर कभी सनातन का नाम लेंगे, कभी ईश्वर का नाम लेंगे, कभी वो नाम लेंगे, लेकिन पूरे सिस्टम पर कभी होना वो चाहते हैं। और इतना सुंदर, इतना व्यापक और इतना माने फॉरवर्ड लुकिंग हमारा हिंदू सनातन को तबाह करने वाले यही है। अरे जातिवाद जो है माने हिंदू सनातन समाज का इतना बड़ा अभिशाप है, उसको ये स्वीकारते तक नहीं है। जबकि वहीं पर स्वामी विवेकानंद जो है बहुत लताड़ लगाते हैं हिंदू धर्म पर। बाहर तो उन्होंने जो हिंदू सनातन है या जो भारतीय दर्शन पर जो है काफी मैंने विश्व के सामने बात रखी। लेकिन जब वही स्वामी विवेकानंद जब भारत में ये जो हिंदू धर्म में या हिंदू सनातन धर्म में जितनी कमियां हैं और वो भी जाति के आधार पर बहुत लताड़ लगाई हुई है, उसका एक संग्रह है, कलेक्शन है। तो ये स्वामी विवेकानंद का नाम भी लेते हैं और एक भी सिख उनको जो है उनकी एक भी सिख उनकी वो बनने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वामी विवेकानंद ने जब हिंदू धर्म की कमियों पर इस हिंदू पंथ को लताड़ लगाई, तो वो सिर्फ हिंदू पंथ के लिए नहीं था, बाकी और जो पंथ हैं तमाम जो जन कुरीत पाले हुए हैं उनके लिए भी संदेश था कि आप भी कुरीत को दूर कर लीजिए। जैसे कि हमने कई बार बताया है कि जो हमको दिखाई पड़ता है, जो हमको अब तक है, जैसे काफिर शब्द है, काफिर का अवधारणा है, ये बिल्कुल निकाल दीजिए। हलाला जो है मानवता के लिए भी, हमारे नारी सम्मान के लिए भी, हमारे इस्लाम आस्था वाले तबके के लिए भी, पूरे देश के लिए कलंक है, उसको निकालिए। और बकरीद के दिन जो है बेजुबान की हत्या कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। एक दृष्टिकोण से दूसरा जो है उनको समझना चाहिए कि इस देश में एक जो है उनसे भी बड़ी आबादी वाला जो है, जिसको कि पशु बलि जो है वो सबसे बुरा लगता है। ये तमाम ऐसी बातें हैं। तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने जब हिंदू धर्म की कमियों के आधार पर उस पंथ को लताड़ लगाए, उसका एक व्यापक संदेश है कि सभी लोग तो, और इस देश में जो है जो पंथ परिवर्तन का एक घिनौना मैंने वो तांडव चल रहा है, और उस पंथ परिवर्तन में क्रिश्चियन मिशनरीज बाहर से यानी वो पैसा मंगा करके, वो पैसे के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर। इस संबंध में हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे कि कोई अश्विनी उपाध्याय है तो कह रहा कि कानून। अश्विनी, देखिए कानून मतलब कि अश्विनी उपाध्याय के क्या इस कथन का हम विरोध नहीं करें कि कानून नहीं चाहिए, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों वो क्या कहना चाह रहे थे, उनके मंसूबों को पहचाना जा सकता कि सब जब तक कि कानून नहीं होगा तब तक मोदी जी बिल्कुल बेबस हैं और कुछ वो कर सकते ही नहीं है। अश्विनी उपाध्याय महोदय जब कई ऐसे राजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं, कोई कानून नहीं रहा, उन्होंने पक्का न्याय किया है। न उसमें पार्लियामेंट थी, न उसमें सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन पार्लियामेंट से भी अधिक सक्षम, इस सुप्रीम कोर्ट से भी बेहतरीन फैसले जो है वो दिए हुए।
तो करने के लिए जो है, कुछ करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। आपके मन में क्या है, उदाहरण के लिए जब वो कन्हैया कुमार जब बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस राष्ट्रवादी मोदी के दिमाग में कुछ आया, कुछ क्रोध आया कि अरे ये बोला है, तुरंत उसको जो है सेना के हवाले करो। कोई भी होता, कोई भी देशभक्त होता उसके सामने ये इस तरह का प्रकरण आता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस कन्हैया कुमार हो चाहे कोई भी हो, उसको सेना के हवाले करता है, 1 मिनट में उसका वारा नहीं आ रहा। हमारी भारतीय सेना कर दी होती है, और उसके समर्थन में जो कोई भी आया होता, चाहे राहुल गांधी आता, चाहे केजरीवाल आता, चाहे सीताराम येचुरी आता, चाहे डी राजा आता, चाहे वो अखिलेश यादव आता, या उनकी पार्टियां भी आती, उनका भी वही हस्त्र। तो इसके लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। मंशा, डिटर्मिनेशन, इरादा। ये बीजेपी के जितने अंधभक्त किस्म के पत्रकार हैं और उसके समर्थन में अश्विनी उपाध्याय वगैरह जैसे लोग जो भाषण करते हैं, जरा उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये तमाम इस तरह की बातें, कि इस तरह का कानून होना चाहिए, और फिर तमाम एक दिन वो प्रदीप सिंह बोलता है कि शरद पवार ये हैं तो सोनिया गांधी ये हैं तो राहुल गांधी ये हैं, तो ये भी जो है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बोलता है, मनीष ठाकुर भी बोलता है। ये आप क्यों बोलते हैं भाई? सवाल आप क्यों बोलते हैं? क्या इसका निदान वो जनता के पास है? क्या कार्रवाई जो है वो जनता को करनी है? जनता ने तो चुन करके मोदी महोदय को इसी काम के लिए वो चुना है, और इसी काम के लिए जो है प्रधानमंत्री बनाया है। तो जनता उनको प्रधानमंत्री भी बना दे, और जिन बातों को आप सुना रहे हैं उसका समाधान भी जनता ही करे। वाह भाई वाह, क्या कुचक्र सब चला रहे हैं ये प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, डीके दुबे, मनीष ठाकुर वगैरह जो है। यानी समस्या का समाधान जनता ही करे और इनको प्रधानमंत्री बना दे, और ये प्रधानमंत्री महोदय कुछ नहीं करें। वास्तविकता तो है, जितनी भी बातें बताते हैं सब, चाहे मनीष ठाकुर बताया, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी बताया, चाहे प्रदीप सिंह बताया, उसके इलाज की जिम्मेदारी सिर्फ मोदी की है, और किसी हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह और मनीष ठाकुर की जरूरत है ही नहीं। कार्रवाई उसको करनी है, तो कार्रवाई चूंकि वो नहीं कर रहा है, वो कायरों की तरह बैठा हुआ है, उसकी कायरता को ढकने के लिए ये सब बोलते रहते हैं। तो ये भी एक साजिश देखिए। और जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है तब से मैंने सत्ता हथियाने के में कितनी दुविधाओं का लगता है कि ये शिकार दिखती है। और वो दुविधा सिर्फ जो है इस जीएनपीसी को बचाने में, कई तरह की दुविधाओं का वो पाल करके, या डबल स्टैंडर्ड, दोहरा चरित्र, या जिसको कुछ लोग बोलते हैं दोगलापन, जो भी है। अब जैसे ये देश को जानना बहुत जरूरी है कि किन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और उन्हीं की बदौलत जो है हमको आज़ादी मिली, और किन लोगों ने अंग्रेजी सरकार की मुखबरी और दलाली की। ये बिल्कुल क्लीवेज है, बिल्कुल इसकी डाइकॉटमी है। तो फिर ये बीजेपी वाले, और खास करके वो सुधांशु त्रिवेदी, इसमें सबका योगदान है। जो अंग्रेजों की सहायता करे और अंग्रेजों की जो महारानी की जो है उसके प्रति वफादारी की कस्में खाए, उसको भी सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आप बोलोगे कि उनका भी योगदान है।
उनको भी आप, सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आप जैसे लोग बोलेंगे कि उनका भी आजादी की लड़ाई में योगदान है उनका। यही तो यानी बौद्धिक, यानी यही तो आपका जो बौद्धिक बीमारी का यानी एक घिनौना प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि देश के गद्दारों को, दुश्मनों को बचाने की आपकी साजिश है। एक उसका देखिए, हिमांशु त्रिवेदी को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि किस तरह की मानसिकता से ये बीजेपी इस देश में जो है इस देश को कहां इसको ले जा रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई कि आप इस्लाम आस्था पर कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो बराबर बोलते हैं। हम कह भाई इस्लाम आस्था में बड़े खतरनाक तत्व हैं, पत्थरबाज हैं, कट्टरवादी हैं, और आतंकवादियों से जो है वो हमदर्दी रखने वाले भी हैं, और जो है और उनके जो है वो उनके जो है यानी वो पैरोकार भी हैं, उनको लीगल एड देने वाले भी हैं, विदेश से फंडिंग आती है इस सब के लिए, तो तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इन सबको पालने वाले जीएनपीसी है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है। तो जो उसको पालने वाला है, जो उसको इस्तेमाल करता है, उसको तो मोदी जी बचाएंगे, और उन्हीं बातों को लेकर के पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाएंगे। यही बीजेपी वालों का राष्ट्रद्रोह है। मैंने तो कई बार कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका का नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट और वो पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके इसको इटली भेजिए। क्यों नहीं भेजा? सीए पर जो हिंसा हुई, किसने भड़काया? सोनिया ने, राहुल ने, प्रियंका ने। क्या किया आपने? कृषि कानून के विरुद्ध में जो माने किसानों के नाम पर जो आंदोलन खड़ा किया गया, इन्हीं जेएनपीसी वालों ने, कम्युनिस्टों ने क्या किया उनके खिलाफ? आपने आप तो बोलते गए भाई जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। आपने अपने ही दिल्ली पुलिस के जवानों को पिटवा दिया आपने। और जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है लाल किला, इस पर जो आतंकवादियों को चढ़ने का मौका दिया। हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव जो है तिरंगे झंडे को माने आतंकवादियों के द्वारा हटा करके खालिस्तानी झंडा लगाने का मौका दिया आपने। तो सारे देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को आप पालते हैं। जेएनपीसी को पालते हैं, कम्युनिस्टों को पालते हैं, समाजवादियों को पालते हैं, आरजेडी को पालते हैं, और ये जो है जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के उसी तरह के लोगों को पालते हैं। जाकिर मूसा नाइक जो है उसके साथ यानी फोटो की वो किसकी मिलती है? दिग्विजय सिंह मिलती है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ ये बीजेपी वाले बताएं, मोदी बताएं क्या कार्रवाई किया? नहीं किया ना। तो यही इन सबों का देश विरोधी हरकत है बीजेपी वालों की। तो भारतीय जनता पार्टी दल ने कहा था कि भाई जस्ट टू स्टार्ट विथ, माने शुरुआत तो करिए, कम से कम सोनिया, राहुल, प्रियंका का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ये जो है साइको टेस्ट, ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। इसी से पता चला कि इन सबों के मन में पल क्या रहा है, कौन सी देश विरोधी, भारतीय समाज विरोधी मंसूबे इन सबों के मन में पल रहा है। ये टेस्ट करा करके तीनों को माने पैक करके इटली भेजिए, शांति आएगी देश में। उसी प्रकार जो है ये सीताराम येचुरी और डी राजा, कन्हैया कुमार को पैक करके बीजिंग भेजिए, अपने आप शांति आ जाएगी। कोई जो है
जो है न ये आपका दिग्विजय सिंह का, जयराम रमेश का, सुरजेवाला का कहीं अता पता नहीं वो चलेगा। और सारे जो 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 इस्लाम आस्था के जो जितने भी पत्थरबाज हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो उनको लीगल एड देते हैं, इससे जो असदुद्दीन ओवैसी है, इसका भी अता पता नहीं वो चलेगा। लेकिन कुछ करेंगे नहीं, झूठ मूठ का जो है वो इस तरह का एक साजिश और हुआ जो है बने रहेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में है, तो यूट्यूब वाले सर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। अरे भाई ये लोकतंत्र है कि लोकतंत्र का सबसे घिनौना अभिशाप है ये। तो कुछ बीजेपी के वो ये दुविधा की विचित्र उसकी दशा, जैसे मैंने बताया था ना कि ये सारे जो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हैं उनको नहीं लाते हैं, सिर्फ गोडसे को और जो सावरकर को। सावरकर जी तो खैर देशभक्त है, गोडसे से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन लाते किस लिए हैं कि ये उस मोहनदास करमचंद गांधी की भी पूजा करेंगे, और जो जिसको हत्यारा बताया जाता है मोहनदास करमचंद गांधी का, गोडसे को, उसको देशभक्त भी बोलेंगे। तो हमारे देश के लोग ही खुद फैसला करें कि आखिर जो है क्या साबित करने में, क्या करने में इतनी बड़ी जो है वो दुविधा में फंसे हुए हैं, और देशवासियों को भी, जनमानस को भी ये फंसाना चाहते हैं। सावरकर को जो हमारे जो यानी वीर सावरकर हैं, सावरकर से ये जेएनपीसी वाले वो दुश्मनी यानी क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी हमारी, एक प्रमुख क्रांति थी, कई मायनों में मैंने वो जो है मैंने क्या फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस वाली और बहुत बड़ा संदेश देने वाली, हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल के भी रूप में, और बहुत कुछ संदेश देने वाली, उसको ये इतिहासकार, जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार जो है उसको महत्वहीन करते हैं। उसको अंग्रेजी में बोला जाता है, उसको ट्रिविलाइज करते हैं, डिबंक करते हैं, बिलिटिल करते हैं। और जैसे ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसको सिपाही म्यूटिनी यानी म्यूटिनी कहता है, तो उन्हें बगावत कहते हैं और विद्रोह कहते हैं। जो हमारे आज़ादी की क्रांति की लड़ाई है, इसको ये कांग्रेस वाले उसको बोलते हैं ये बगावत थी और ये विद्रोह था, ये सब बात, ये इनकी मानसिकता है। लेकिन वीर सावरकर ने पहली बार उस पर किताब लिखी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यही इनकी खुंदक की जड़ है। इसलिए बराबर क्या है कि उन पर जो है माफीनामा की बात है। तो इस जेएनपीसी को और जेएनपीसी के जितने भी चाटुकार किस्म के पत्रकार हैं उनको आईना दिखाने की जरूरत है। माफीनामा दिया था जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के बाप जो है मोतीलाल नेहरू ने जब वो किसान आंदोलन के चक्कर में जो नाभा जेल में बंद हो गया था तो लिख कर दिया था माफीनामा कि फिर जो है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध फिर ऐसी किसी भी कार्रवाई में ये जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं होगा। तो माफीनामा वो है। और उससे भी बड़ी बात कि सावरकर जी का जीवन 36-37 साल जो है जेल में बीता है, और उसमें से भी 9-10 साल जो है वो कठिन यातनाओं में भी बीता है। ये अंग्रेजी सरकार से दामादों की सुविधा उठाने वाले जेलों में आज वो आरोप लगाने चले हैं, और उस आरोप का ये बीजेपी समर्थन भी करती है। तो ये भी उसकी दुविधा का, और दुविधा का शिकार क्यों होती है? सिर्फ बचाने के लिए उसको,
नेहरू को बचाने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए। तो किस तरह का ये खेल खेल रही है बीजेपी, जो है सिर्फ जेएनपीसी को बचाना। जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, लेकिन इस जेएनपीसी को बचाने वाली ये बीजेपी भी उतनी ही बड़ी अभिशाप है। वैसे तो ये जो है काले अंग्रेज तो सब है ही। तो कुछ और दुविधा की बात हम बता रहे हैं। हमारे आजादी के नाम पर देश का बंटवारा, और बंटवारा सत्ता की चिन्ह झपटी, उसको ये बीजेपी वाले बोलते हैं विभाजन विभीषिका। ये सब जो है बीजेपी वाले इसको विभाजन विभीषिका भी कहते हैं। और ऐसा नहीं कि कई बीजेपी के नेता, वो भी छोटे स्तर के, वो ये कहते फिरते हैं, ये भी दिखाई पड़ता है कि वो नेहरू गांधी को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन जो ही वो जिम्मेदार बताते हैं उनको बीजेपी जो है वो बाहर निकाल देती है। करीब 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले कोई मध्य प्रदेश का झाबुआ का नेता था। हाँ, झाबुआ का कोई नेता था बीजेपी का, उसने सरेआम बोला था कि देश को बांटने वाले यही मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू था। बीजेपी ने तुरंत उसको वो बाहर निकाल दिया पार्टी से। ऐसी बात नहीं, आवाजें उठती हैं। ये जसवंत सिंह ने भी एक वो किताब लिखी है। तो दबी आवाजें आती, बीजेपी के अंदर से भी आती हैं, लेकिन बीजेपी खुद उसका जो नेतृत्व है सिर्फ इस जेएनपीसी और उस जेएनपीसी के जितने भी गद्दार थे सबको बचाने में। तो अभिशाप दोनों है, मैंने जेएनपीसी भी और जेएनपीसी को बचाने वाली बीजेपी भी। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई सुधांशु त्रिवेदी की प्रवृत्तियों को बेनकाब करना देश के लिए बहुत जरूरी है, देश हित में है। तो वो एक बार कह रहा था कि किसी तर्क के आवेश में कि कांग्रेस पार्टी में जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए 1946 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो एकाध वोट मिले थे सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया को, और एकाध या दो वोट मिले थे जेबी कृपलानी को, और विथ ड्यू रिस्पेक्ट नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। सवाल इस बात का है, जो इस देश का गद्दार है उसको सुधांशु त्रिवेदी बोलता है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर बराबर ये निशाना बनाता है। ये इसकी मानसिकता जरा देखिए। इस देश का जो गद्दार है नेहरू, उसको बोलता है ड्यू रिस्पेक्ट, और ये कैसे बचाते कैसे हैं। और नेहरू की क्या माने, ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि भाई सत्ता हथियाने के लिए ही इन सबों ने, इन तीनों ने मिलकर के, माउंटबेटन और गांधी और ये नेहरू मिलकर इस देश को बांटा है। वो सबसे बड़ी ये देश की त्रासदी है। इस त्रासदी को इन सबों ने बोला कि यही आजादी है देश के लिए। कभी भी किसी भी देशभक्त के दिमाग में ये पच नहीं सकती कि देश को बांट करके, पाकिस्तान बनवा करके, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करके, 3 करोड़ लोगों के घर उजाड़ करके, इसको सब वो आज़ादी का नाम दे रहा है। उसी आज़ादी को मोदी जी भी पूजा कर रहे हैं, उसी को जारी रखे हुए हैं। अब क्या कहा जाए, ये एपिसोड वो इधर उधर वो भटक न जाए। एक बार उन्होंने घोषणा भी किया है, और ये त्रिवेदी भी बोलता रहता है कि हमारा वास्तविक आज़ादी जो है, जो सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को जो आज़ाद भारत की स्थापना किया था अंडमान निकोबार में या सिंगापुर में, वो हमारा ये कह करके भी फिर वही जो है देश की त्रासदी वाला
जिसको कि इन जेएनपीसी वालों ने नाम दिया है आज़ादी का, उसी को बीजेपी मोदी महोदय जो जारी रखे हुए, सिर्फ इसलिए कि ये जेएनपीसी बेनकाम न हो जाए। बस ये हर तरह से ये जो बीजेपी वाले इस जेएनपीसी को हमेशा रक्षा करते रहते हैं, बचाते रहते हैं। किसको? अरे आपको बचाते हैं, देश के गद्दारों को। तो अब चूंकि ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया, लेकिन कुछ नमूना समझ लीजिए। तो ये जो है पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो एक मैंने देखा कि गौरव आर्या करके है, वो मिलिट्री में रहा है, वो बोलता रहता है और किसी पाकिस्तानी पत्रकार से बात कर रहा था, और उसमें तमाम मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया, फलाने हिंदू है, मुस्लिम ये वो करता रहा। और उस पाकिस्तानी पत्रकार ने जो कि महिला थी, पूछी भाई कि आप जो है पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते हैं। वो कह रहा है कि हम तो तस्लीम करते हैं, हमने जो है वो हम पासपोर्ट इशू करते हैं, दूतावास स्थापित करते हैं, ये तो क्या ये तस्लीम नहीं है? और इतना ही नहीं, वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री था और बस यात्रा के जरिए वो गया था, पाकिस्तान गया था, तो वो भी कह रहा था कि भाई पाकिस्तान के लोग शिकायत करते हैं कि हम पाकिस्तान के अस्तित्व को तस्लीम नहीं करते हैं, हम भाई पाकिस्तान बन गया, वो खुश रहे। अरे बीजेपी वालों, और ये वाजपेयी तो खैर इस दुनिया में नहीं है, बीजेपी वालों और ये गौरव आर्या महोदय, ये देश का बंटना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। कैसे तुम बोलता है वो जो है मोहन भागवत, अखंड भारत। तुम अखंड भारत की बात भी करेगा और पाकिस्तान और भारत के विभाजन को सही भी, वो भारत के विभाजन को सही ठहराते हुए पाकिस्तान को तस्लीम भी करेगा? कैसे होगा भाई? भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारत विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी है। इसका इलाज जो है इतिहास करेगा, भारतीय जनता दल को मौका मिलेगा तो वो जरूर करेगा। लेकिन पाकिस्तान पर कब्जा करके नहीं, जो है उनको प्यार से, मैंने पाकिस्तान में भी, हालांकि उन सब ने वहां की आवाम में काफी जहर भर दिया है, और उससे कोई चिंता की बात नहीं है, सारे जहर को निकाला जाएगा। लेकिन जो वहां की मिलिट्री और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको तबाह करके उसको तबाह वो करना होगा। वो तो हमेशा जो है भारत के खिलाफ ही रहती है, और वहाँ की जो मानसिकता है जो भारत के खिलाफ, उसको भी नष्ट करके आवाम को प्यार से मिलाया जाएगा, और पाकिस्तान को मिलाना है। जो पाकिस्तान को मिला लेंगे, बांग्लादेश को भी मिलाएंगे। चूंकि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है, तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल का, बहुत बड़ी साजिश के परिणाम का वो नमूना है ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तस्लीम जो है ये राष्ट्रवादी बीजेपी वाले कर सकते हैं भाई, वाजपेयी कर सकते हैं, गौरव आर्या वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी देशभक्त या भारतीय जनता दल बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान भारत का हिस्सा है और उसको लेकर रहेगा वो। तब तो इसी प्रकार ये बीजेपी वाले जो अक्साई चीन को भी वो तस्लीम कर लेंगे कि वो चीन का हिस्सा है। ये राष्ट्रवादी बनते हैं। ये कितने घातक किस्म के देशद्रोही हैं, देखिए ना। बीजेपी को मालूम है, और गौरव आर्या जैसे नाटकीय लोगों को भी मालूम है कि जिसमें पाकिस्तान भारत के साथ हो जाएगा, जितनी भी राजनीति पाकिस्तान में चल रही है, कितने लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। दिन रात जो है तुलना पाकिस्तान से भारत की,
पाकिस्तान से क्या तुलना भाई भारत की? पाकिस्तान आज जो है भूखों मर रहा है और पैसे के लिए कभी IMF वगैरह जो है वो कटोरे लेकर वो टालता है, लेकिन उससे तुलना वो जरूर करेंगे। क्रिकेट में हार गए तो वो जन्मातम वो मनाएंगे। ये मानसिकता है कुछ तबकों की। उससे तुलना क्यों भाई? उसको तो बताना है कि भाई तुम अलग, जो तुम लोगों ने देश मांग करके इस देश को बांटा, बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल अपराधी कर दी है। अपना हाल तो देखो ना, और ये सोचो कि कैसे ये मिला जाए। तो वाले जो है वो पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। देखिए ये उसी मानसिकता का द्योतक है कि यदि विभाजन है तो उसके लिए जिम्मेदार जिन्ना, उसके लिए जिम्मेदार सावरकर, उसके लिए जिम्मेदार RSS, वरना वो ठीक है। क्यों ठीक है? जो कट्टरवादी किस्म के हिंदू सनातन में हैं वो बोलते हैं कि अरे विभाजन हुआ वो ठीक हुआ, कुछ मुसलमान तो चले गए ना। और उसी मानसिकता वैसी ही मानसिकता जो है प्रदर्शित करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग। वो कहते हैं भाई विभाजन हुआ, ठीक हुआ, हम तो अपनी चॉइस से, पसंद से रह गए, जिसको चुना भारत को। अरे महोदय, भारत विभाजन देश के तोड़ने वाले, देश के दुश्मनों के द्वारा जो है ये बहुत बड़ी साजिश है। सत्ता हथियाने की साजिश के तहत बहुत बड़ी भूल है। और इसमें किसी भी हिंदू सनातन, किसी भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो है कोई भूमिका इसमें नहीं है। जरा कल्पना करिए कि जिस नेहरू को एक भी कांग्रेसी नहीं चाहता था, उसको इस मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के ऊपर थोपा। जिस विभाजन को हमारे 10% से कम भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन या सनकी किस्म के चाहते होंगे, तो 90% हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के इच्छाओं के विरुद्ध जो है सत्ता की हवस में जो इस देश को बांटा गया। तो नाम इन सब ने दिया कि धर्म के आधार पर। और क्या किस तरह की बात बोलते हैं, किस तरह के जो तर्क प्रस्तुत करते हैं। आजादी की लड़ाई में हमारे माने हिंदू सनातन के, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के और भी पदवक्त तबकों ने कंधे से कंधा मिला करके 7 लाख लोगों ने जान दी है। इसको भुला करके कैसे इस चीज को भुला जा सकता है कि आजादी की लड़ाई में हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और भी तबकों के इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते 7 लाख लोगों ने जान दी है साथ। और फिर यही स्वार्थी तत्व जो है इसमें भेद विभेद करके और खास करके सत्ता हथियाने के चक्कर में जो है यही आपस में जो है वो कटे मरे हैं। इतनी बड़ी त्रासदी जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के चक्कर में हुई है। तो कैसे कोई भी देशभक्त और जिसको भी अखंड भारत की चिंता है, तो कैसे वो पाकिस्तान के अस्तित्व को जो एक बड़ी साजिश का माने वो परिणाम है उसको मान लेगा। लेकिन ये बीजेपी वाले कहते हैं नहीं, हम तो उसके अस्तित्व को मानते हैं। वाजपेयी भी जब वो प्रधानमंत्री था और जबकि वो बस यात्रा करके वहां गया था, उसको बोला मानते हैं। भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि ये बहुत बड़ी साजिश का एक परिणाम है पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान बनाया भी गया तो क्या भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के गोद में जाके बैठा है अब तक। ये कहना अचोक नहीं होगा। यही अमेरिका
भारत के खिलाफ लड़ने के लिए उसने हथियार तक दिया, पैटर्न टैंक दिया, हथियार भी दिया, पैसे भी दिए। वो पाकिस्तान जो है ये मोहनदास, इस तरह का पाकिस्तान जो है मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू और जो है माउंटबेटन ने बनवाया। माउंटबेटन बनवाता तो कोई बात नहीं भाई, वो विदेशी ताकत थी, लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए जो है इस तरह का पाकिस्तान जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, जो कि हमेशा विदेशी ताकतों की सहायता से उसकी गोद में बैठ करके उसके द्वारा दिए गए हथियार के द्वारा हमेशा भारत के खिलाफ चाकू वो चलाता रहे और भारत का खून बहाता रहे। तो इस यथार्थ को उसको बीजेपी वाले गौरव आर्य करेंगे, यानी हम इसको तस्लीम करते हैं। बीजेपी वाले भी उसको तस्लीम करते हैं। उसको तस्लीम करने का मतलब कि नेहरू और गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों पर पर्दा डालना। भारतीय वामता दल जो ये तमाम तथ्य रख रहा है, देखिए अभी ये एपिसोड वास्तव में लंबा होने का खतरा है, लेकिन थोड़े में बोल देते हैं। ये तमाम तथ्य जो है अपने भारतीय भाई बहनों के सामने रख रहा है। अब इस वीडियो की कितनी पहुंच है ये भी एक सवाल है, लेकिन इसको पहुंचाना है तो रख रहा है। तो ये दुष्प्रचार करते हैं कि क्यों पुरानी बातें लाते हैं, क्यों आज़ादी की लड़ाई की बातें लाते हैं। अरे दिनात तो लाया जाता है, कभी सुधांशु त्रिवेदी लाता है, कभी राहुल गांधी लाता है, कभी गौरव आर्य लाता है। भारतीय जनता दल तो उसकी सच्चाई जो है वो रख रहा है। तो ये खरा, और उसकी सच्चाई जानना जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो की कितनी रीच है, कितना पेनिट्रेशन है, कहां तक पहुंचे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है और पहुंचाना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।